हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सीपीआई। ठीक है, तो जब से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो इसका नाम कई बार आ चुका है। फाइनली इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं आज। ध्यान रखना, सीपीआई जो बनी थी वो 1925 में बनी थी और फिर 1964 में इसमें डिवाइड हो जाती है सीपीआई, इसमें स्प्लिट हो जाता है। फिर एक नई पार्टी निकल के आ जाती है इसमें से, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो ध्यान रखना, शुरुआत में सीपीआई थी, 1964 में एक नई पार्टी इसमें से टूट के अलग हो जाती है, सीपीआईएम। एम का मतलब है मार्क्सिस्ट। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये वही है जिसने 1957 में अपनी सरकार बनाई थी। कहाँ पर? केरल में। और कांग्रेस को चुनौती दी थी, जिसको कांग्रेस ने उस समय पर प्रेसिडेंट रूल लगा के वहाँ पे इसको हटा दिया था। खैर, इसके बारे में जितना भी अपनी बुक में दे रखा सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं बताऊंगा। ओके। In the early 1920s, communist groups emerged in different parts of India, taking inspiration from Bolshevik Revolution in Russia and advocating socialism as the solution to the problems affecting the country। देखो, ये बात है 1920s की, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो शुरुआत होती है वो 1920 वाला जो डेकेड है, 1920 से 1930 के बीच में होती है। इससे पहले कम्युनिस्ट सिस्टम कहीं भी नहीं था। ठीक है, इवन सबसे पहले जो कम्युनिस्ट रूल इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था यूएसएसआर में। ठीक है, कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत यूनियन बोलते हैं। अच्छा, तो रशिया में पहले चलता था एक रूल, चलता था जार मतलब वहाँ का एक रूलर था और वहाँ पे मोनार्की चलती थी। उसके खिलाफ एक रेवोल्यूशन होती है, रशियन रेवोल्यूशन होती है। आपको पता होगा 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, ज़्यादा हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊँगा। जहाँ पर जो जार निकोलस सेकंड था उसको हटा दिया जाता है और वहाँ पर कम्युनिस्ट सिस्टम आ जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो हुई थी उसी से इंस्पिरेशन लेकर, उसी से प्रेरणा लेकर भारत में भी कई जगह पर 1920s के दौरान कम्युनिस्ट ग्रुप निकल के आते हैं और ये फिर कहने लग गए कि भारत में जितनी भी समस्याएं उनका सॉल्यूशन एक ही है, सोशलिज्म। चीज़ें किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? सोसाइटी के कंट्रोल में होनी चाहिए, चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए और वेलफेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों का वेलफेयर करने की हमें ज़रूरत है। तो सोशलिज्म जो है वो सॉल्यूशन है किसका? जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में उन समस्याओं का। From 1935, कम्युनिस्ट वर्कड मेनली फ्रॉम विद इन द फोल्ड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो, शुरुआत में इस पार्टी की इतनी ज़्यादा पहुंच नहीं थी, ज़्यादा इसका एरिया जो था बहुत लिमिटेड था। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये कांग्रेस के अंदर रहकर ही काम करेंगे। तो 1935 से इन्होंने कांग्रेस के भीतर रह के, कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। ए पार्ट ऑफ वेज टुक प्लेस A parting of ways took place in December 1941 when communists decided to support British in their war against Nazi Germany। अब आपको पता है जर्मनी में नाजी रूल चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, और इसको लीड कर रहे थे हिटलर। कौन लीड कर रहे थे? हिटलर ने 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और 1939 से 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो यहाँ पर इस समय पर जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज इस नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इस लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया किसने? कम्युनिस्टों ने। कम्युनिस्टों ने सपोर्ट किया अंग्रेजों को कि हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, अनलाइक other non-Congress parties, the CPI had well-oiled party machinery and a dedicated cadre at the time of independence। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब तक सीपीआई के पास एक बहुत अच्छा मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, साथ के साथ में इसका डेडिकेटेड कैडर था। लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, मेंबर इसके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। सारी चीज़ें इन्होंने क्या कर ली थी? परफेक्टली बना ली थी। मतलब एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप कर लिया था, एक अच्छी मशीनरी इन्होंने डेवलप कर ली, एक सिस्टम बना लिया था, बहुत बढ़िया सिस्टम बना लिया था, जो बाकी नॉन कांग्रेस पार्टीज में हमें देखने को नहीं मिलता है। However, independence reached different voices in the party। अब जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पर मतलब पार्टी में बहुत सारी आवाज़ निकल के आती हैं। पार्टी कह रही थी कि ये आज़ादी जो है मतलब झूठी आज़ादी है, अभी वास्तव में असली मायनों में आज़ादी लोगों को नहीं मिली है। यहाँ पर मतलब कांग्रेस लोगों के साथ धोखा कर रही है, ये और वो, मतलब ऐसे करके ये खिलाफ हो जाते हैं।
Soon after independence, the party thought that transfer of power in 1947 was not true independence। देखो, जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने क्या कहा कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब पहले अंग्रेज रूल कर रहे थे, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पावर ट्रांसफर कर दी किसको, इंडियंस को, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस समय पर, आपको पता हो तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी। तो ये कह रहे थे कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ है, पावर जो हस्तांतरित की जा रही है अंग्रेजों से भारतीयों में, ये सही नहीं है, ये ट्रू इंडिपेंडेंस नहीं है। और इन्होंने तेलंगाना में वायलेंट अपराइजिंग कर दी। अपराइजिंग का मतलब होता है आंदोलन छेड़ दिए, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ पर इन्होंने हथियार उठा लिए। शुरुआत में मतलब इतने ज़्यादा भयानक हो गए, इन्होंने तेलंगाना में वहाँ के जो लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट्स के, उनके खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया, और वो भी वायलेंट, हथियार दे दिए लोगों के हाथ में। ठीक है। द कम्युनिस्ट फेल्ड टू जनरेट पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर पोजीशन एंड वर क्रश्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस, दिस फोर्स देम टू रीथिंक देयर पोजीशन। अब देखो, शुरुआत में जैसे ही देश आज़ाद हुआ इन्होंने हथियार उठा लिए थे, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था, तो मगर बाद में जो गवर्नमेंट थी उस समय इंडिया की, उसने इनको क्रश कर दिया, मतलब आंदोलन को दबा दिया। और फिर बाद में इन्होंने सोचा कि यार ये जो वायलेंट रेवोल्यूशन कर रहे हैं, जो हम वायलेंट जो मतलब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, हमें कोई दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों का सपोर्ट इनको हासिल नहीं हो पाया था, लोग भी इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसीलिए इन 1951 कम्युनिस्ट पार्टी अबेंडन्ड द पाथ ऑफ वायलेंट रेवोल्यूशन एंड डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द अप्रोचिंग जनरल इलेक्शंस। तो 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने डिसाइड किया कि ये जो रास्ता है वायलेंट रेवोल्यूशन का, जहाँ पर मतलब हथियार उठा के या मतलब हिंसा का जो रास्ता है, हिंसा के द्वारा जो क्रांति लाने की जो मतलब हमारी सोच है, इसको इन्होंने पार्टी ने अबेंडन कर दिया। अबेंडन मतलब त्याग देना या छोड़ देना। तो ये वाला रास्ता तो इन्होंने छोड़ दिया, और इन्होंने डिसाइड किया कि जो 1952 का जो जनरल इलेक्शन है उसमें ये भाग लेंगे। अब ये जनता का सपोर्ट हासिल करके तब जाके ये बदलाव लाएंगे। और पहला जो चुनाव हुआ था इसमें आपको देखने को मिलेगा पार्टी में ज़बरदस्त मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ। पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था, सीपीआई को मिलती हैं 16 सीट, 16 सीट सीपीआई को मिलती हैं, और सीपीआई लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी निकल के आती है, मतलब कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर यह पार्टी निकल के आती है। तो शुरुआत में 1952 में इनको 16 सीट मिली थी, फिर 1957 में इनको 27 सीट मिली थी, फिर 1962 में इनको 29 सीट मिली थी। तो मतलब पार्टी की परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव हो रही थी। द पार्टी सपोर्ट वाज मोर कंसंट्रेटेड इन द आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरल। मतलब आपको अगर देखने को मिलेगा जो कम्युनिस्ट पार्टी को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था इन स्टेट से मिल रहा था, एक तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और केरल, यहाँ पर इनको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। अब इनके लीडर्स की बात करें, इंपॉर्टेंट जो मेन लीडर्स हैं, एक हैं ए.के. गोपालन, फिर हैं ऐसे दंगे, EMS नंबू दरिपद, और PC जोशी, अजय घोष, पीस सुंदर्या, ये हैं इनके मेन लीडर्स। इनके आपको मतलब फ़ोटो भी दिखा दिए मैंने और नाम भी बता दिए। अब क्या देखने को मिलेगा, 1964 में सीपीआई में एक रिफ्ट आ जाता है, स्प्लिट हो जाती है। क्या हो जाती है? स्प्लिट, मतलब सीपीआई टूट जाती है। द पार्टी वेंट थ्रू मेजर स्प्लिट इन 1964 फॉलोइंग द आइडियोलॉजिकल लिफ्ट बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना। तो होता क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में कुछ लोग तो हम चाइना वाली आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे सोवियत यूनियन वाली आइडियोलॉजी को। तो आइडियोलॉजी के आधार पर लिफ्ट, आइडियोलॉजिकल लिफ्ट मतलब आइडियोलॉजी के आधार पर पार्टी में दरार पड़ जाती है, और पार्टी दो भागों में बढ़ जाती है। जो पार्टी प्रो सोवियत यूनियन रिमेंड एज द सीपीआई, जो पार्टी मतलब सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रही थी वो तो रहती है सीपीआई, और जो चाइना को सपोर्ट कर रही थी वो रहती है CPIM। मतलब चाइना की जो आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट वाली, उसको जो फॉलो कर रही थी वो तो है CPIM, और जो ओरिजिनल जो मतलब आइडियोलॉजी थी किसकी, सोवियत यूनियन की, उसको फॉलो कर रही थी वो रह जाती है CPI। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1964 में CPI में डिवीजन हो जाता है, किसके आधार पर? आइडियोलॉजिकल लिफ्ट के आधार पर। जो पार्टी सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी या सोवियत यूनियन की तरफ जिनका झुकाव था वो तो रह जाती है CPI, और जिसका चाइना वाली आइडियोलॉजी की तरफ झुकाव था वो बन जाती है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो ये तो हो गया CPI का सिंबल, और ये है CPIM का सिंबल, ये चीज़ ध्यान रखना।
The Communist Party of India Marxist emerged from the division within the Communist Party of India which was formed on 26 दिसंबर 1925। तो ध्यान रखना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बनी थी वो कब बनी थी? 26 दिसंबर 1925 को बनी थी। इसी में से निकल के आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कब निकल के आती है? 7 नवंबर 1964 को। तो CPIM जो बनी थी ये बनी थी कलकत्ता में। कब से कब तक? 31 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में ये पार्टी बनी थी, CPIM। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पूरा हमने समझा दिया है, और बाकी अभी 2 पार्टी और बची हैं, उनका एक एक करके मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो सारी पार्टियों के बारे में आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पढ़ें इनको, बार बार पढ़ें। और थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।